Good morning, class. Good morning, class. My voice is audible to all? Purvi, Sonakshi. Okay, class. कैसे हैं सभी लोग? All are fine. कल शाम को छोड़ा था, आज क्लास सुबह स्टार्ट. चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ सब लोग. गुड मॉर्निंग सोनाक्षी, गुड मॉर्निंग पूर्वी. आज तो अप्रैल स्टार्ट हो गया. आज किसको अप्रैल फुल मनाओगे सब लोग सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग श्रेयांश, गुड मॉर्निंग रवनीत, गुड मॉर्निंग देव. बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग सब 7:30 बजे जग गए हैं. गुड मॉर्निंग खुशी. तो जल्दी जगना अच्छा होता है वैसे, और रात में जल्दी सोना. मैं तो टेरेस पे बैठा हूँ, आराम से हवा खा रहा हूँ. एंजॉय द फ्रेश एयर. ओके. ठीक है. क्लाइमेट देख रहे हो पीछे का कैसा हो रहा है? मस्त सा बारिश वाला क्लाइमेट. अच्छा, चलो क्लास फिर आज से स्टार्ट करेंगे. जैसे कल हमने पढ़ा था हमारे क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स, है ना. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ये सब चीजें पढ़ी थी. ओएमओ क्या होता है, ठीक है. क्वालिटी टूल्स भी देखे थे. क्वालिटी टूल्स में हमने देखा था से आरबीआई जैसे इम्पोज करता है, क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है, पीएसएल पढ़ा था हमने, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी. ठीक है. अगर वहां तक कोई डाउट हो तो जरूर बताना भाई, ठीक है. अदरवाइज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज्वाइन हो चुके हैं बच्चे. ठीक है. देखो क्लास में आपको पहले बता याद करने का तरीका. कल कौन सा बंदा जिसको सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला है? अच्छा, एनबीएफसी क्या था? अच्छी, एनबीएफसी जो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है. बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मदद करती हैं. और कासा, कासा क्या होता है? कासा होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट. जब आप बैंक में बेसिकली जाते हो अपना अकाउंट खुलवाने, तो करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है. इवन जब आप एटीएम में भी जाते हो तो एटीएम में आप देखते हो ना, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट आपको चूज करना होता है. तो सेविंग अकाउंट्स आपके लिए होता है, और करंट अकाउंट्स जो बेसिकली जो होता है, जो जितने भी मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स के लिए बेसिकली जो होता है हमारा करंट अकाउंट आपका होता है. ठीक है. और कभी भी एनबीएफसी जो होता है वो कासा और चेक जो होता है आपकी कभी भी नहीं बताता है. ठीक है. कभी भी आपको नहीं देता है. ये बेसिकली आपकी एनबीएफसी की टर्म से होती है. ना आपको कोई एटीएम कार्ड, ना आपको कोई डेबिट कार्ड, जो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कभी भी एनबीएफसी आपको नहीं देता आपका. ठीक है. तो ये चीजें बेसिकली एनबीएफसी और कासा होता है सोनाक्षी. तो इट इज क्लियर टू यू? गुड मॉर्निंग ममता, गुड मॉर्निंग स्वाति. क्लियर हो गया? तो बस यही चीजें, और यही चीजें मैंने आपको बताई. ठीक है. अब क्लास आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आज जो, हाँ मैं क्या कह रहा था आपको, सरस्वती सम्मान अवार्ड जरा मुझे बताना किसको मिला है एक बार, जल्दी से एक बार बताओ. सरस्वती सम्मान अवार्ड और व्यास सम्मान अवार्ड, क्योंकि ये दो पेपर में जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता. उसका बंदे का नाम बताओ. शरण. ठीक है. तो एक याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको. देखो, सरस्वती सम्मान अवार्ड है, ठीक है. तो सरस्वती जी की आप क्या गए, सरस्वती जी की शरण में गए. ऐसे याद रखो, इसकी ट्रिक है. सरस्वती जी की शरण में गए, क्योंकि अभी सरस्वती जी की शरण में जाना ही पड़ेगा आप लोगों को. अगर आपको एग्जाम निकालना है
तो सरस्वती जी की पूजा तो करनी ही पड़ेगी बेसिकली। ठीक है, सरस्वती जी की शरण में गए तो आप याद कर सकते हो कि सरस्वती सम्मान अवार्ड जो 2020 का दिया है वो शरण को जी दिया गया। ठीक है, शरण कुमार जी को दिया गया है, और बेसिकली ही इज अ मराठी राइटर, इज अ मराठी, ही बिलोंग्स टू मराठी। मे बी ए रीजन क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरण कुमार है वो किस लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज से हमारे रिलेटेड है। और प्रतीत ने लिखा है पवार, पवारे जो है बेसिकली उनको हमारा व्यास सम्मान अवार्ड दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे, शरण में आए हैं, शरण किसकी, सरस्वती जी की शरण में। तो याद रख लेना केवल ये दो क्वेश्चन आने वाले सीजल के अपकमिंग एग्जाम्स और बैंकिंग एग्जाम्स से जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से स्टार्ट होगी। तो हेडिंग आपकी होगी एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर बैंकिंग कैसे एवोल्यूशन हुआ, उसका मतलब इवोल्यूट कैसे हुई, ये कैसे स्टार्टिंग हुई, ये हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास देखो, देखो बैंकिंग की जो शुरुआत हुई थी, बेसिकली बैंकिंग की शुरुआत हुई थी, देखिए अलग अलग रीजंस में होता है। जैसे अगर आपको ख्याति मैडम हिस्ट्री पढ़ाती हैं या हिस्ट्री पढ़ाती हैं, तो हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते आपको बताती है ना कि जैसे ये पहली सबसे पहले आपकी एंशियंट हिस्ट्री आई, फिर आपकी मेडावल हिस्ट्री आई, फिर आपकी एंशियंट हिस्ट्री आई, मतलब फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आई। तो उसी तरीके से बैंकिंग में भी क्या होता है, ये आपके सेक्टर्स होते हैं अलग अलग। गुड मॉर्निंग संदीप। तो अलग अलग क्या होते हैं, जैसे होता है प्री इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस से पहले जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था। फिर उसके बाद होता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब जो इंडिपेंडेंट के बाद कैसे बैंकिंग सेक्टर रहा, तो बेसिकली के बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला बैंक जो हमारे इंडिया के अंदर खुला था 1770 में, वो हमारा था, ये हमारा बैंकिंग का एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये आपको पता होगा तो अपने कॉपी में नोट करिएगा, ये सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था हमारा 1770 में, मतलब 1770 में हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला था। ठीक है, फिर जैसा कि आपको पता है कि उस समय ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स की अलग अलग क्या होती थी, प्रेसिडेंसीज होती थी। गुड मॉर्निंग संजीव। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की क्या होती थी, अलग अलग प्रेसिडेंसीज होती थी। मेनली मेनली प्रेसिडेंसीज आप जानते होंगे, प्रेसिडेंसीज मतलब ब्रिटिशर्स रूल्स करते थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। कुछ ब्रिटिशर्स क्या होते थे, रूल करते थे कोलकाता से। ठीक है, कुछ लोग ब्रिटिशर्स रूल करते थे आपके बॉम्बे से, और कुछ करते थे मद्रास से। बेसिकली ये तीन रीजन थे। जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री मैडम ने पढ़ाई होगी तो आपको बताया होगा कि तीन प्रेसिडेंसीज इनकी मेन थी। सबसे ज्यादा कोलकाता पे ध्यान देते थे, कोलकाता पे इसलिए ध्यान देते थे ताकि वहां पे ट्रेड इजिली हो जाता था, शिप इजिली हो जाते थे, ट्रेडिंग इजिली होती थी, कि सी पोर्ट वगैरह वहां पे ज्यादा थे बेसिकली। ठीक है, तो बंगाल के ब्रिटिशर्स की तीन प्रेसिडेंसी थी। तो तीन प्रेसिडेंसी मुझे बता सकता है कोई, वो तीन प्रेसिडेंसी क्या क्या थी? देखिए, सबसे पहली प्रेसिडेंसी थी तो बंगाल की 1806 में। ठीक है, 1806 में ये सब चीजें लिखी हुई, 1806 में प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल खुली आपकी, ये बैंक है प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, पहली बैंक खुली आफ्टर द हिंदुस्तान बैंक 1806 में। फिर 1840 में, 1840 में क्या हुआ, बॉम्बे, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, मतलब फिर बॉम्बे में आपकी बैंक खुली। देन आपका 1843 में, 1843 में मद्रास की प्रेसिडेंसी बैंक खुली आपकी। तो ये तीन बैंक आपकी ओपन हुई, ये तीन बैंक ओपन हुई। सबसे पहली बैंक थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 में चालू हुई। फिर उसके बाद आपकी तीन प्रेसिडेंसी बैंक खुली, ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक थी। 1806 में पहली प्रेसिडेंसी बैंक खुली जो कि बंगाल में खुली थी। फिर उसके बाद आपकी 1840 में आपकी जो प्रेसिडेंसी बैंक खुली वो आपकी बॉम्बे में थी, और 1843 में आपकी मद्रास में खुली। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, तो प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज कर दिया गया। और इनके मर्ज करने के बाद मुझे बताया कि कौन सी बैंक बनाई गई, कोई बता सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैंक व्हेन ऑल द थ्री प्रेसिडेंसीज आर मर्ज विद ईच अदर? जब ये तीनों प्रेसिडेंसी, बंगाल की प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी को मिला दिया गया, मिलाने के बाद मुझे बता सकता है कि कौन सी बैंक बनी? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैंक? स्टार्टिंग में आपको अमन सर ने क्लास पढ़ाई होगी तो मेरे को बताया होगा, नो सेंट्रल बैंक नहीं है, इट्स नॉट अ सेंट्रल बैंक, इट्स इंपीरियल बैंक संजीव, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में आपकी बैंक खुली जिसको बोलते हैं इन तीनों के बाद से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीनों का मर्जन, जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक है, बंगाल, बंगाल और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास,
ठीक है, बीबीएम के जो मर्जर के बाद एक बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। क्योंकि देखो क्या, एग्जाम में कभी कभी छोटे छोटे ये क्वेश्चन एसएससी में पूछ ले जाते हैं, बैंकिंग में हालांकि अपना ये अब नहीं पूछता क्योंकि बैंकिंग के टाइम से बहुत आउटडेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन छोटे छोटे वनडे एग्जाम्स में, आपके बैंकिंग एग्जाम्स में और आपके जनरली आरआरबी और रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अब इंपीरियल बैंक के बाद, इंपीरियल बैंक का भी खत्म करने के बाद एक नई बैंक बनी जिसको बोलते हैं आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरली जो बनी है वो आपके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बनी है। तो स्टेट बैंक का जो फाउंडेशन हुआ फिर आपका बना 1955 में। देखो ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है पीपीटी में अंदर, डोंट वरी, आप पीपीटी पे मत ध्यान दो, अभी जो मैं सीक्वेंस समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो एसबीआई का फाउंडेशन हुआ 1955 में, ये इंपीरियल बैंक से। इंपीरियल बैंक से क्या बनी, हमारी एसबीआई बैंक बनी। एसबीआई बैंक कब बनी, 1955 में। कोई मुझे बता सकता है कि उस कमेटी का नाम क्या था जिससे एसबीआई बनी थी? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कमेटी? उस कमेटी का नाम क्या था जिससे एसबीआई बना था हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी? क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लेता है, व्हाट इज नेम ऑफ दैट कमेटी? यस, गोरेवाला कमेटी, एब्सोल्युटली राइट कनिका, इट्स अ गोरेवाला कमेटी। उस कमेटी का नाम क्या था? कनिका जी ने बिल्कुल करेक्ट बताया, इट्स अ गोरेवाला कमेटी। गोरेवाला कमेटी जो थी, उस कमेटी का नाम था जिससे हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से 1955 में बनी। दैट इज द नेम ऑफ द कमेटी, इज गोरेवाला कमेटी। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, इसके बाद आरबीआई एसबीआई के एसोसिएट्स बनाए गए। ठीक है, जैसे 1955 में एसबीआई बनी, आफ्टर द 1955 इन 1959, ठीक है, 1959 में इसके एसोसिएट्स बनाए गए। एसोसिएट्स देखते हैं ना, पहले पुराने टाइम पे एसबीआई की बहुत सारे एसोसिएट्स थे, जैसे आपने देखो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, अलग अलग बैंक ही देखे होंगे आपने। तो 1955 में क्या हुआ, हिस्ट्री नोट डाउन करेगा, 1959 में क्या हो गए, एसबीआई के 7 एसोसिएट्स बनाए गए। एसबीआई के 7 एसोसिएट्स बनाए गए। 7 एसोसिएट्स पढ़ने के नाम हालांकि पीपीटी में मैंने आपको दे दिए हैं, आपको वैसे नाम याद करने की जरूरत नहीं है। 7 एसोसिएट्स बनाए गए। ठीक है, 7 एसोसिएट्स बनाए गए 1959 में। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एसोसिएट्स बनाने के बाद 2006 में, ठीक है, ठीक है, 2006 में क्या हुआ, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, इस समय एसबीआई बैंक को कंट्रोल कौन कर रहा था? मतलब एसबीआई बैंक जो थी वो कंट्रोल कौन कर रहा था इस समय? मतलब कौन कंट्रोल कर रहा था बेसिकली? आरबीआई कंट्रोल कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रही थी जब ये एसबीआई बनी थी? अभी कोई बता सकता है? इफ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, which institution or government body or RBI control the banks? No, you all are wrong. इस समय आरबीआई कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर रही थी। एसबीआई को जो कंट्रोल कर रही थी 1959 में, आपका एसबीआई को आरबीआई कंट्रोल करती है। लेकिन 2006 में, मैं आपको बता देता हूँ 2006 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को आरबीआई से खरीद लिया। ये हिस्ट्री है इसके बारे में। 2006 में क्या हुआ, इन 2006 में, 2006 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज एसबीआई फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, 2006 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को आरबीआई से परचेज कर लिया। 2006 में ऐसा हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री है, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बैंकिंग हिस्ट्री का मतलब ही ये चीजें आपके। ठीक है, 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को आरबीआई से परचेज कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2009 में, ठीक है, 2009 में क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र था, ठीक है, सौराष्ट्र 2009 में, नोट डाउन करेगा, 2009 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गई, मर्जर हुआ था। पेपर में कभी कभी ऐसे छोटे, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज विद एसबीआई। मर्जर देखा होगा ना कि एसबीआई के मर्जर हुए बहुत सारे, अब केवल एसबीआई सिंगल बैंक रह गया।
ये ऐसे ऐसे मर्जर हुआ बैंकों का, ये हिस्ट्री है कि एसबीआई के बारे में ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, और ये बैंकिंग वालों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि मे बी अ क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम पे उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे एसबीआई के बारे में क्या था, बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। तो स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो था वो एसबीआई के साथ मर्ज हुआ था 2009 में, ठीक है। और 2010 में, और एसएससी में भी आ सकता है, 2010 में क्या हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, इंदौर में जानते हुए होलकर स्टेडियम बना हुआ है, फेमस फॉर द होलकर स्टेडियम। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज्ड विद एसबीआई। इसी तरीके से जो 7 एसोसिएट्स है वो धीरे धीरे मर्ज होने चले, क्योंकि क्या होते हैं, क्योंकि इनमें लॉस हो रहा था बेसिकली। ये जितने भी बैंक्स थे, एसबीआई के एसोसिएट्स थे, दे आर इन लॉस। दैट इज द रीजन दे आर मर्ज विद एसबीआई, सो दैट देयर फाइनेंशियल कंडीशन गेट इंप्रूव्ड। दैट इज द मेन रीजन फॉर दैट। ओके कनेगा, एनी डाउट? एनी डाउट? सर 8 एसोसिएट्स नहीं है बेसिकली, एसबीआई भी इसके अंदर आता है। 7 एसोसिएट्स हैं बेसिकली निकाल के, ठीक है। और फिर 2017 में, ठीक है, 2017 में आपके क्या हुआ बता सकते हैं? 2017 में एसबीआई के 5 एसोसिएट्स जो थे, बचे हुए 5 एसोसिएट्स, ठीक है, वो किसके साथ मर्ज हो गए? वो मर्ज हो गए 5 एसोसिएट्स एसबीआई के साथ मर्ज हो गए। आपने सुना होगा 2000 में, ठीक है। 5 एसोसिएट्स मर्ज विद 7 एसोसिएट्स हैं अनेका, मर्ज विद एसबीआई। ये 5 एसोसिएट्स ये थे, और 2 एसोसिएट्स ये, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। और 5 एसोसिएट्स जो बचे हुए थे एसबीआई के, वो 2017 में एसबीआई के साथ मर्ज हो गए थे बेसिकली। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रही है आरबीआई। पहले आरबीआई कंट्रोल करती थी, अब एसबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में खरीद लिया था आरबीआई से। आप देख रहे हो एसबीआई को बहुत फोकस दिया जाता है, गवर्नमेंट जो होती है एसबीआई को अलग ही फोकस, क्योंकि स्टेट बैंक अलग ही है बेसिकली, तभी ये नेशनलाइज बैंक्स में नहीं आती है आपकी। उसके पीछे ही रीजंस है, एसबीआई थोड़ी डिफरेंट बैंक इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स। तभी तो एसबीआई का जो पेपर होता है वो देखते हो ना, एसबीआई का जो आईबीपीएस का पेपर होता है वो आईबीपीएस नहीं कंट्रोल कराता है, एसबीआई अपना पेपर खुद कंट्रोल कराता है। दैट इज द रीजन फॉर दैट। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, ठीक है, कल रिजर्व लिस्ट वगैरह आई है बच्चों की, ठीक है। इसलिए ये रीजन है बेसिकली, श्रेयांश और यश समझ गए? ये इसके पीछे रीजन है कि एसबीआई अपना पेपर खुद कंडक्ट कराता है, क्योंकि वो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर कंट्रोल करता है आपके एसबीआई के ऊपर, ठीक है। एक रीजन है। यस श्रेयांश, श्रेयांश इज टाइपिंग समथिंग, ठीक है। सर हाँ सर, इसलिए क्वेश्चन के लेवल होते हैं, हाँ क्वेश्चन के लेवल तभी होता है। एसबीआई पीओ अगर आप निकाल लिए आप लोगों ने, तो मतलब समझ लो लाइक सेट है आप लोगों की। एसबीआई पीओ में अच्छे इंसेंटिव्स और सारी चीजें हैं, ठीक है। और हाँ, तभी पेपर उनका लेवल भी अच्छा आता है, यही सब चीजें। तो प्लीज मेहनत करो, निकल जाएगा। और अभी हो सकता है एसबीआई पीओ की वैकेंसीज फिर से आएंगी, और आईबीपीएस अब आने वाला है, तो बी रेडी फॉर इट। एंड दोज हु आर फिलिंग द फॉर्म ऑफ आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट, the admit cards are released and the exam will take place on 10th April of this month. Yes, this month ही हो गया क्योंकि अप्रैल स्टार्ट हो गया है। तो प्लीज अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। those who have filled the form, please go for the पेपर देने जरूर जाइए, ठीक है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज अ सिंगल पेपर, आफ्टर दैट if your language proficiency test is quite easy one, and directly you have to qualify for it. सीजी एसएससी सीजीएसएम के एडमिट कार्ड का आया था कि नोटिफिकेशन आई थी कि गए हैं, लेकिन जब उसको डाउनलोड करने गए तो कहीं दिखे नहीं। नोटिफिकेशन आई थी आपके कि आए थे, लेकिन मानसी, आप कहाँ से किस रीजन से बिलोंग करते हो? यू आर फिल द फॉर्म फ्रॉम व्हिच रीजन? दिल्ली। मतलब यू आर बिलोंग फ्रॉम नॉर्थर्न रीजन। मैं आपको बता दूं मानसी, अभी नॉर्थर्न रीजन के एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए ना, स्टेट एडमिट कार्ड नहीं, स्टेटस रिलीज नहीं हुआ है। तो स्टेटस रिलीज होना था मोस्ट प्रोबेबली आज या कल के अंदर नॉर्थर्न रीजन से आपके स्टेटस रिलीज हो जाएगा। आफ्टर द रिलीज ऑफ स्टेटस, prior 4 days or 5 days before, you have to download admit card before going to exams. Okay, Mansi, don't worry for it. Don't worry for it.
if they it will be released, I think maximum number of candidate are participated from the northern region, I think so. ठीक है, सेंट्रल रीजन के रिलीज हुए हैं, ईस्टर्न रीजन के रिलीज हुए हैं, नॉर्थर्न रीजन के रिलीज हुए हैं, अभी वेस्टर्न और आपके नॉर्थर्न रीजन के रिलीज नहीं हुए. इट मे बी रिलीज अर्लियर एज पॉसिबल बिकॉज फ्रॉम 12th ऑफ दिस मंथ द एग्जाम विल स्टार्ट. तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आ जाएगा. हाँ, यश ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर अगर कोई आरबीआई रूल बनाती है और एसबीआई मर्जी होती है, वो माने या ना माने. नहीं, आरबीआई के रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे. देखो, ठीक है, आरबीआई के रूल्स तो होते नहीं, इंटरव्यू नहीं होता खुशी. एसएससी में कोई भी इंटरव्यू नहीं है. मोदी जी ने इंटरव्यू सारे खत्म कर रखे हैं एसएससी के अंदर. केवल कुछ ग्रुप ए की पोस्ट होती है एयू के अंदर, उसमें होते हैं. अदरवाइज देयर इज नो इंटरव्यू इन एसएससी. ओनली हैव टू क्वालिफाई द 4 tiers एग्जाम्स. इफ यू क्वालिफाई द 4 tier एग्जाम, यू आर एबल टू गेट अ कॉल लेटर फ्रॉम द एसएससी. ओके, ओके, चलो. हाँ, अगर यश, अगर मैं बात कर रहा था, अगर आपके आरबीआई के रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे. देखो, ठीक है, आरबीआई के रूल्स कम से कम गवर्नमेंट को रूल नहीं बनाएगी, आरबीआई के रूल्स उसको फॉलो करेंगे. देखो, गवर्नमेंट पे कंट्रोल है, लेकिन आरबीआई के रूल्स, गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दी है कि कंट्रोल हमारा है, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन जो बैंक बन रही है बेसिकली. एक बार बताओ, अब बैंक, एक बार बताओ, अब आज भी एसबीआई के पास भी पैसा आएगा, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको छाप के देगी पैसे? पैसा तो आरबीआई से ही आएगा ना उसके पास. उसकी समझ लो एसबीआई की मम्मी है आरबीआई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके पापा हैं. ऐसे समझ लो, सीधा ये रिश्ता है. ठीक है, इसलिए बेसिकली रूल्स तो आरबीआई के फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन कंट्रोल उस पर गवर्नमेंट का होगा बेसिकली, ज्यादा से ज्यादा. देखो, आरबीआई कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल और आरबीआई कंट्रोल में बेसिकली यही डिफरेंस है कि जो एसबीआई आता है, एसबीआई जो बना गया, वो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से नहीं बना था. ठीक है, और जो भी बैंकिंग आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से बनती हैं, दैट इज कंट्रोल बाय द आरबीआई. एंड दोज हु द बैंक व्हिच आर हैविंग सेपरेट एक्ट, एसबीआई का जो बना था, एसबीआई अपने सेपरेट एक्ट से बना था. ठीक है, दैट इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. ठीक है, रूल्स तो इसको फॉलो करने पड़ेंगे. समझ लो बस एसबीआई की मम्मी है आरबीआई, ऐसे आप समझो. जैसे आपके घर में मम्मी का थोड़ा सा कंट्रोल कम रहता है, पापा का कंट्रोल ज्यादा रहता है, सेम उसी तरीके से कंडीशन है बिल्कुल ये. ठीक है, सर अगर हाँ, एक्ट यश. डिफरेंट था तो सर फिर गवर्नमेंट ने परचेस 2006 में परचेस क्यों करा सर? अगर एक्ट डिफरेंट था तो सर वो आरबीआई कंट्रोल करता है ना, नहीं, तो देखो, परचेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज इसलिए बेसिकली करा था क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा ना, उस टाइम इस काफी बड़ी बैंक थी इस तरीके से, और इसका मतलब कि थोड़ा सा लॉस में थोड़ी बैंक जा रही थी, लॉस में थोड़ी जा रही थी. आरबीआई इस पे कंट्रोल नहीं कर पाता था. दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कंट्रोल करा, अपने अंडर में बेसिकली करा एक चीज इसको. ठीक है, ये इसके पीछे रीजन था बेसिकली. कुछ लॉसेस थे उस समय बैंकिंग को, इस एसबीआई को, तो कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए बेसिकली ये चीजें करी थी यश. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है एसबीआई में. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. यस, एनी डाउट शिवानी? एनी डाउट? क्या हो गया, कोई डाउट है? पूछो, घबराओ नहीं, पूछो पूछो. आई एम रेडी टू आंसर इट. पूछ ही नहीं तो क्या हो गया. अच्छा, सबसे पहली बैंक एसबीआई की किस देश के अंदर खुली थी, मुझे बता सकते हैं? लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, ध्यान रखिएगा. एसबीआई, एसबीआई इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक. एसबीआई इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक. ठीक है, आफ्टर दैट पीएनबी है, फिर उसके बाद आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा है, थर्ड लार्जेस्ट. एसबीआई ने इंटरनेशनल में अपनी सर्विस कहाँ स्टार्ट कर दी सबसे पहले, मुझे बताओ. इन विच कंट्री एसबीआई ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच? नो. हिंट बताऊं, जहां से कोरोना वायरस आया है. चाइना. चाइना में सबसे पहले सर्विस स्टार्ट करी थी एसबीआई ने अपनी, इंटरनेशनल में. ठीक है, अच्छा. फिर हमारी क्या हुई,
1865 में, ये तो एसबीआई के बारे में था आपका, ठीक है, एसबीआई के बारे में था। और अब मुझे एक बात बताओ, एसबीआई के साथ भारतीय महिला बैंक के बारे में जानते हो आप लोग? हैव यू फेमिलियर विद द नेम ऑफ भारतीय महिला बैंक? भारतीय महिला बैंक के बारे में जानते हो? भारतीय महिला बैंक का मर्जर भी एसबीआई के साथ हो चुका है, अगर आपको पता हो, मर्ज विद एसबीआई। भारतीय महिला बैंक भी किसके साथ मर्ज हो चुकी है? एसबीआई के साथ मर्ज हो चुकी है, ठीक है। चलो क्लास, अब थोड़ा सा और बैंक के बारे में भी जानते हैं। एसबीआई के बारे में जान लिया, एसबीआई के लिए इतना सफिशिएंट है। अब कुछ और बैंकों के बारे में जानते हैं। देखो 1865 में, ठीक है, सबसे पहले 1882 में प्रेसिडेंसी भी की। सबसे पहले 1865 में पहली बैंक खुली जिसको बोलते हैं इलाहाबाद बैंक। यस, it is merged with the 5 associates. Yes, Kanika, it is right. It was merged with the merging of the 5 associates also. इसके साथ मर्ज हुई थी आपकी, ठीक है, ठीक है। सबसे 1865 में आपका पहला बैंक खोला एक और, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद बैंक। सबसे पुराना बैंक कहलाते हैं इलाहाबाद बैंक। इस समय तो इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसके मर्जर के दिन आ चुके हैं। सबसे पुराना बैंक, मतलब प्रेसिडेंसी बैंकों से भी सबसे पहले आपका बैंक खुला था आपके मतलब जो इंडिया के अंदर बैंक खुला था, सबसे पुराना बैंक है आपका इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद 1882 में, 1882 में कौन सा बैंक खुला था? फर्स्ट ओपनड बाय इंडिया, मतलब पहला बैंक जो इंडियंस के द्वारा ओपन किया था। फर्स्ट बैंक ओपनड बाय इंडियंस, पहला बैंक जो इंडियंस के द्वारा ओपन किया गया था। बता सकते हैं कौन सा बैंक 1882 में? ये मैंने क्विज में भी क्वेश्चन दिया, आपको सरप्राइज टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था। इन 1882 द फर्स्ट बैंक ओपन बाय इंडियंस, यस, अवध कमर्शियल बैंक्स। यस, अवध भी बोल सकते हो, स्पेलिंग ये भी होती है अवध। पुराने टाइम पे ऐसे लिखा जाता था, अवध कमर्शियल बैंक। So please note down these things. These all the things are mentioned in a PDF, in a PPT also. First of all, I am telling you, I want to interact with you. What are the views? What are the things? These are the part of interactions. इंटरेक्ट होना ज्यादा मैटर करता है, ताकि पढ़ के बेसिकली ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई है, डोंट वरी फॉर इट, ठीक है। वो सारी चीजें हुई है, अगर एक बार डिस्कस हो जाएगा तो वो चीज ज्यादा हो जाएंगी। तो अवध कमर्शियल बैंक सबसे पहली बैंक थी जो इंडियंस के द्वारा ओपन करी गई थी 1882 में। फिर इसके बाद हमारी एक बैंक खुली जिसको बोलते हैं आप लोग पीएनबी। पीएनबी के बारे में जानते हो? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो इंडियन कैपिटल से खोली गई थी, बेसिकली सबसे जो मतलब इंडियन कैपिटल का यूज करके जो बैंक खोली थी। हु इज द फाउंडर ऑफ पीएनबी? कैन यू टेल मी हु इज द फादर ऑफ पीएनबी? पीएनबी के पिता कौन है, फादर कौन है? अगर आप जानते हो तो लाला लाजपत राय के बारे में जानते हो? लाला लाजपत राय। You're going to PNB Bank, you have to see the picture of Lala Lajpat Rai. ठीक है? Actually, my father is working in PNB. Okay, sir, in this bank, Awadh, there is a word limited liability bank. What is the अच्छा? Okay, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? देखो, दो चीज होती है कहने का, एक होती है लाइबिलिटीज, एक होती है एसेट्स, ठीक है। पहले मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ, लाइबिलिटी और एक एसेट्स होता है, ठीक है। जैसे आपने क्या करा, जैसे बैंक जो होती है, जैसे बैंक ने क्या करा, लोगों से पैसा लिया, लोगों ने अपने बैंक में क्या करा, पैसा डिपॉजिट करा के, ठीक है। तो ये बैंक की क्या बन जाती है, ये लाइबिलिटी बन जाती है। कि लाइबिलिटी मतलब क्या होती है? एक बैंक की लाइबिलिटी ये होती है कि बेसिकली बैंक जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको उसका पैसा लौटाना है विद इंटरेस्ट। ये बैंक की क्या है, एक लाइबिलिटी है। जैसे आप हो, ठीक है, आपने क्या करा, जैसे आपने क्या करा, किसी से लोन लिया, आपने किसी से पैसा लिया, ठीक है, और आपको वो पैसा कुछ समय तक लौटाना है। तो लौटाना है, वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी एक लाइबिलिटी बन जाएगी बेसिकली। ये आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि आप जिससे आपने पैसा लिया है उसको आपको पैसा लौटाना है। और दूसरी चीज होती है असेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स क्या होते हैं? जो आपके जैसे बैंक के एसेट्स क्या है, बैंक के पास एसेट्स हैं कि जो बैंक लोन दे रहा है लोगों को,
बेसिकली जो बैंक है वो लोगों को लोन दे रहा है, तो बैंक का वो क्या है, एसेट है, बैंक का खुद का पैसा है, तो बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है, वो बैंक का पैसा है, क्योंकि समय आने पर वो जो उसके एसेट्स हैं वो उसको मिल जाएंगे, दैट इज असेट्स। जो बैंक लोन देता है वो उसका एक एसेट है, और जो बैंक किसी से पैसा डिपॉजिट करवाता है वो उसकी क्या है, लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब अब ये जो अवध कमर्शियल बैंक है ये लिमिटेड लायबिलिटी रखता है। लिमिटेड लायबिलिटी बैंक मतलब ये लोगों को डिमांड, जो लोगों की जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं उसको लिमिटेड अमाउंट में रखता है, कि उस समय इतना ज्यादा पैसा नहीं था। लिमिटेड लायबिलिटीज बैंक, ये लिमिटेड लायबिलिटीज बैंक आते थे, लोगों को जो उधार लेते थे, लोगों की जो जिम्मेदारियां लेते थे वो कम लेते थे बेसिकली, ठीक है, बल्कि उनको जो एसेट्स होता था बेसिकली वो ज्यादा देते थे। तो बैंक में बेसिकली असेट्स और लायबिलिटीज ये दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। लायबिलिटी कब होती है, जब आप डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक के पास लायबिलिटी है, और एसेट क्या है, जब बैंक किसी को लोन देता है, क्योंकि लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है उसको, लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और लोन जब देता है तो ज्यादा, लोन का हमेशा इंटरेस्ट ज्यादा होता है, और जो डिपॉजिट होता है उसका इंटरेस्ट कम होता है। जो उनके बीच का डिफरेंस होता है ना, उसी डिफरेंस से क्या होता है, बैंक पैसा कमाता है। आप लोग सोचते हो ना कि बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है, बैंक प्रॉफिट इसीलिए कमाता है बेसिकली, जो डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस से क्या होता है, बैंक अपने जो प्रॉफिट मिलता है उसी को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है, जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं उसको सैलरी बेसिकली देता है। दीज आर द थिंग्स, ओके ओके। तो आफ्टर दैट 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है। 1906 पता है ना, मुस्लिम लीग बनी थी, हिस्ट्री वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग, हु इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, बैंकिंग से थोड़ा बाहर आ जाओ, हु इज द फाउंडर ऑफ 1906, सलीमुल्लाह खान। आगा खान। हाँ, आगा खान, सलीमुल्लाह खान, ये सब, आगा खान भी हैं, कई लोग हैं बेसिकली, कई तीन जन की मिलकर में आगा खान, यस। और 1906 में ही आपका एक बैंक बना था, बैंक ऑफ इंडिया, इसकी हालत अभी बहुत बुरी है, बहुत बुरी हालत चल रही बैंक ऑफ इंडिया। 1906 का बैंक ऑफ इंडिया बना था आपका, ठीक है। फिर 1908 में, कभी कभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, बॉब बना था, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा बना था। और बैंक ऑफ बड़ौदा किसके साथ मर्ज, जल्दी से बताओ मुझे, बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इस समय, आफ्टर पीएनबी, और फर्स्ट इज एसबीआई। जल्दी बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा का किसके साथ मर्जर हुआ था, विजया बैंक और देना बैंक, पता है ना, विजया बैंक और देना बैंक के साथ मर्जर हुआ था उसका, विजया बैंक और देना बैंक, दिस इज राइट आंसर। विजया बैंक एंड देना बैंक मर्ज विद बीओबी। नहीं, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड नंबर पे, यस, बैंक ऑफ बड़ौदा अभी थर्ड नंबर पे है। एक्चुअली में बीच में हो गया था, जब नीरव मोदी वाला केस हुआ था तो पीएनबी नीचे आ गया था। नाउ द कंडीशन ऑफ पीएनबी इज बेटर, that is why the PNB is second largest and third is Bank of Baroda। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे चलता रहता है यार, इतना मत ध्यान दो, ये ऊपर नीचे है, किसी की कैपिटल बढ़ती है, किसी की कैपिटल डाउन होती है, ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। अब जैसे बिलियनियर में की बात करी जाए, मिलियनियर बिलियनियर होते हैं, कभी जेफ बेजोस आगे निकल जाता है, कभी जेफ बेजोस पीछे हो जाता है, कभी कोई एलॉन मस्क निकल जाते हैं आगे, मतलब चलता ही रहता है यार, ये तो चीजें हैं। मे बी आज के टाइम पे ऐसा हो गया हो, लेकिन पीएनबी भी मैंने सुना कि सबसे ऊपर है अभी, ठीक है। फिर क्या हुआ था, ठीक है, फिर आप जानते हैं कि 1969 में आपके 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये तो आपको पता है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, पता ही है। फिर 1980 में आपको पता है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये बताने की जरूरत नहीं हुई है, ठीक है। 1993 में क्या हुआ था, जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था वो किस बैंक के साथ मर्ज हुआ था, बता सकते हैं? न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 में मर्ज विद बैंक, जल्दी से बताओ। 1993 में एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया पहले बना था, वो किसके साथ मर्ज हुआ था? जब राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, तब ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया बना था बेसिकली। तो ये किस बैंक के साथ मर्ज हुआ था? इसके पीछे रीजन बताऊंगा क्यों मर्ज करना पड़ा था, घोटाला कर दिया था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विद बैंक, यस,
पंजाब नेशनल बैंक के साथ ही मर्ज हुआ था आपके। यस, पंजाब नेशनल बैंक इज अ राइट आंसर। न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1923 इज मर्ज विद पीएनबी। इसके पीछे एक रीजन था, एक हर्षल मेहता था। हर्षल मेहता एक इंसान था, आपको नाम नहीं पता, बस इतना नहीं पढ़ना, बस मैं आपको समझा देता हूँ। हर्षल मेहता इज अ नेम ऑफ अ पर्सनालिटी, ठीक है। उसने इनसाइडर ट्रेडिंग खेला था। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, वो बैंक का पैसा लेके खुद ही भाग गया था। बैंक का इनसाइडर, इनसाइडर मतलब बैंक का मतलब उस समय सीईओ था बेसिकली। हाँ यस, नेटफ्लिक्स सीरीज में भी आया था आपके, हर्षल मेहता। यस, स्कैम था ये बेसिकली। नेटफ्लिक्स सीरीज में, हाँ देखा था मैंने, यस नेटफ्लिक्स सीरीज में भी है। तो यही वो हर्षल मेहता इंसान था, न्यू कमर्शियल बैंक का। तो इसने ये असल में इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह, इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह मतलब जो बैंक का पूरा पैसा था उसको लेके भाग लिया पूरा। और जिसके कारण से जैसे ये नीरव मोदी टाइप के लोग जैसे भागे हैं, उसी तरीके से ये पूरा ही पैसा लेके भाग गया था। और वो बैंक पूरी तरीके से लॉस में चली गई थी। तो इसलिए न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर विद पीएनबी कर देना पड़ा। ठीक है, ओके क्लास, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, भारतीय महिला बैंक का, आज मेरे को एक ट्रिक बताऊंगा आपको, बैंक के हेडक्वार्टर्स याद करने की। कभी कभी बैंक के हेडक्वार्टर्स हालांकि मेंशन कर रखे हैं। अच्छा, भारतीय महिला का बैंक का जो बनी थी, ठीक है, और मैं बता दूं भारतीय महिला जो बैंक वो किस कमेटी से बनी थी। भारतीय महिला बैंक, उस कमेटी का नाम बता सकता है जिससे भारतीय महिला बैंक, हालांकि बहुत पुराने क्वेश्चन है ये, कभी कभी रेलवे के पेपर में पूछ ले जाते हैं, मतलब रेलवे और एसएससी वगैरह कभी भी उठ पटांग जब क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछ लेता है यार। कभी कभी बैंक में नहीं पूछा जाएगा, कभी बैंक में पहले पूछ लिया तो पूछ लिया। कोई बता सकता है भारतीय महिला बैंक जो बनी थी किस कमेटी से बनी थी? व्हाट इज द नेम ऑफ कैप? 600 करोड़ कैपिटल से बनी थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मैं बता देता हूँ। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। नो, कांग्रेस नहीं, मैं कमेटी का नाम पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग कमेटी, करिश्मा, ठीक है। उषा अनंत सुब्रमण्यम, आप लोगों को नहीं पता होगा, उषा अनंत सुब्रमण्यम। ये एसएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक में नहीं पूछता। सुब्रमण्यम, उषा अनंत सुब्रमण्यम is a committee, the name of that committee by which Bharati Mahila Bank originated. चेयरमैन भी थी और कमेटी भी यही थी, कमेटी भी यही थी आपकी। चेयरमैन भी यही थी, चेयरमैन भी यही थी ऐसे करने का, और कमेटी भी यही थी। हाँ, लास्ट एमडी भी थी और कमेटी इसी कमेटी से बनी थी आपकी, और इसी कमेटी से ही मर्जर करा गया था विद एसबीआई आल्सो। उषा आनंद सुब्रमण्यम। हालांकि अब वैसे इतना डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए बस। अच्छा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, ये कोऑपरेटिव बैंक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कोऑपरेटिव बैंक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये तो नॉर्मल कमर्शियल बैंक हो गए, मुझे बता सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्यों बनाए जाते हैं? बिजनेसेस को जो लोन्स देते हैं और बिजनेसेस जो करते हैं। यस मानसी, बिल्कुल राइट है। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारे सेक्टर्स होते हैं बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब ये होता है कोऑपरेटिव एक्टिविटीज को, जितनी भी हमारी कोऑपरेटिव एक्टिविटीज होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी सेक्टर हो गए, वीकर सेक्शंस हो गए, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हमारी बनाई जाती हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स क्यों बनाई जाती है? हमारी कोऑपरेटिव एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ऑपरेटिव एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, तो बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी सेक्टर्स को, वीकर सेक्शंस को, ठीक है, ये काम होता है हमारे आपके कोऑपरेटिव बैंक्स का। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स बनी है, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक सेपरेट से एक्ट बनाया गया था जिसको बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। अच्छा, मुझे बता सकते हैं स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट कब बना? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट कब बना? ईयर था
हैव यू फेमिलियर विद द नेम ऑफ लॉर्ड हार्डिंग? एसएससी वाले बच्चे हैं, वो जानते हैं लॉर्ड यस हार्डिंग सर, कौन था? कौन था? तो नाम सुना है। नाम सुना है, करा क्या था इसने? थोड़ी हवा चल रही है। हिस्ट्री में पढ़ा था। नहीं 1872 नहीं श्रीयांश, 1872 में तो सेंसस आपका जो हुआ था वो हुआ था, कैंसिल हुआ था। फिर 1881 में सक्सेस हुआ था, लॉर्ड रिपन था उस समय। एनी आइडिया? लॉर्ड हार्डिंग कुछ याद आया? इसने कैपिटल शिफ्ट करी थी, दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, ऐसा कुछ था, याद आया? कैपिटल शिफ्ट, यस, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, यस, दैट इज अ पर्सनालिटी नेम इज लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। 1911 में, 1911 में होता। उसी के बाद हाँ, किंग केम टू इंडिया, यस कहने का, किंग रूल आपका आया था। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार के बारे में भी आप सुना होगा, दिल्ली दरबार भी 1911 में आपका हुआ था। तो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट बना था एक साल बाद, 1912 में। स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट का बना था 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बताएंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, बेसिकली द्वितीय तो जो वो बेसिकली उसने कैपिटल शिफ्ट करी थी आपकी दिल्ली में। आपकी ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। और जो श्रेयांश आप बोले थे ना 1872 में, 1872 में सक्सेसफुल सेंसस नहीं हो पाया था। फिर 1881 में सक्सेसफुल सेंसस हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन जो था उसको भारत भारत के लिए उसने काफी अच्छा सोचा था, मतलब बेसिकली। ठीक है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। और क्या था, एक लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन के समय पे जो हुआ था, लॉर्ड लिटन वो था जिसके समय पे सक्सेसफुल सेंसस नहीं हो पाया था। बट लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, सक्सेसफुल सेंसस होता था। और उसको मे बी इसका एक नाम होता है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, पेपर में बहुत पूछी जाती है। नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मतलब इंडियंस के लिए भला बहुत होता था उसने बेसिकली। और यहाँ पे अच्छा, आप लोग जानते हो कि गैगिंग एक्ट क्या था? व्हाट इज गैगिंग एक्ट? पढ़ा है आप लोगों ने? व्हाट इज गैगिंग एक्ट? क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं डायरेक्टली। एनीबडी नो व्हाट इज गैगिंग एक्ट? कोई जानता है गैगिंग एक्ट किसके समय पर? लॉर्ड लिटन के समय पे गैगिंग एक्ट आया था। गैगिंग एक्ट मैं समझा देता हूँ। गैगिंग एक्ट में ब्रिटिशर्स ने यह कहा था कि न्यूज़पेपर जो छपेंगे, जो बेसिकली न्यूज़पेपर जो प्रिंटेड होंगे, वो केवल और केवल एक ही लैंग्वेज में प्रिंट होंगे, दैट इज इंग्लिश, rather than the English. If any other language is used to printing a newspaper, then it will be cause then it would cause imprisonment to that person. उनको जेल में डाल दिया जाएगा अगर, बेसिकली ये गैगिंग एक्ट था आपके पास हुआ था। ये सारे एक्ट हुए थे गैगिंग एक्ट आपके, ठीक है। ओके चलो फिर आगे देखते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट से आपका 19 कोऑपरेटिव बना था। ठीक है, अच्छा, मुझे बता सकते हैं फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक कौन सी थी? इनके लिए अलग एक्ट है, ध्यान रखना। ये बैंकिंग एक्ट में नहीं आते कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके लिए स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट बनता है जो कि 1912 में आता है। फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक कौन सी थी? एनीबडी? Who is the first which is the first cooperative bank? Name of that first cooperative banks. पहली कोऑपरेटिव बैंक का नाम क्या था? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं और पता भी होना चाहिए। अगर बैंकिंग वालों को भी पता होना चाहिए, और एसएससी में तो मतलब कुछ भी तरीके से पूछ लेता है। फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक, यस, अन्वयन, आपका अन्वयन कोऑपरेटिव बैंक्स, अन्वयन कोऑपरेटिव बैंक जो था सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक। यस, यू आर राइट। ठीक है, ओके बात। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक किस स्टेट में? मैक्सिमम कोऑपरेटिव बैंक्स इन विच स्टेट? मैक्सिमम कोऑपरेटिव बैंक किस स्टेट में है? सिटी में है? किस स्टेट में है? सो रहा है क्या सब? इन विच स्टेट मैक्सिमम कोऑपरेटिव बैंक्स आर देयर? अरे बैंक में बस एक ही चीज आ गई, बॉम्बे, बस याद रखो।
हाँ, सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर वहीं सबसे ज्यादा ही है। मुंबई में सबसे ज्यादा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है मुंबई। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा आपके क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, मैक्सिमम नंबर। इनके भी स्ट्रक्चर होता है कोऑपरेटिव बैंक का। ये आपकी विलेज लेवल पे भी होते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं, और स्टेट लेवल पे भी होते हैं बेसिकली। कोऑपरेटिव बैंक्स का भी स्ट्रक्चर होता है, बट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग लेवल्स होते हैं इनके। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे भी होते हैं आपके, विलेज लेवल पे भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, और स्टेट लेवल पे भी होते हैं। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो एपेक्स बॉडी होती है। अच्छा एक बात बताओ, यस, आरबीआई कंट्रोल करता है ओनली इन फंडिंग केस, फंडिंग के केस में फंडिंग जो जाती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, मतलब क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ। क्या नाम है इसका, यश। देखो क्या होता है, देखो इस तरीके से इसका टीयर लेवल होता है। ये देखो इस तरीके से क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स के भी क्या होते हैं आपके स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला लेवल जो होता है, ठीक है, वो होता है विलेज में। सबसे पहला होता है विलेज में भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा विलेज वगैरह में। ठीक है, विलेज कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। फिर हमारे क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद क्या होती है, स्टेट लेवल। जो स्टेट लेवल अब होती है, ये सबसे एपेक्स बॉडी होती है। एपेक्स मतलब सबसे टॉप मोस्ट होते हैं एपेक्स। जो फंड आरबीआई जो होता है, आरबीआई क्या करता है, इनको फंडिंग करता है। क्या जो पैसा जाता है, मतलब कि जो पैसा जाएगा इन बैंकों के उसमें क्या नाम है, डेवलपमेंट के लिए या उनके एनहांसमेंट के लिए, तो आरबीआई क्या करता है, इसको फंडिंग करता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक किसको फंड करता है, ये पैसा देता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इसको देता है विलेज कोऑपरेटिव बैंक्स को। मतलब इस तरीके से फंडिंग का ये सिनेरियो होता है, और इस तरीके से हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का काम क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे बनी, ठीक है, थ्री टीयर लेवल होता है। ये थ्री टीयर में होते हैं आपके। सबसे टॉप होते हैं जो स्टेट में होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी होते हैं, फिर विलेज में भी होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स आपके। ठीक है, इस तरीके से आरबीआई केवल फंडिंग करने का काम करता है। और फंडिंग करने का काम करता है, देखो रूल्स, हाँ हियरार्की फॉलो करते हैं ना सर, यस हियरार्की को फॉलो करना पड़ता है। हियरार्की फॉलो होती है, आपका तो पता नहीं पता क्या होता है, लेकिन होती है फॉलो, ये रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, तो ये था हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। अब कोऑपरेटिव बैंक्स के बाद हमारी कौन सी बैंक आती है, आरआरबी, जिसके आप लोग पेपर दोगे अभी, रीजनल रूरल बैंक्स। ये क्या है देखते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स देखते हैं। ठीक है, मुझे बताओ रीजनल रूरल बैंक्स कब बनी। पहली बात तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्या नाम है, प्लानिंग कमीशन, दैट एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि रीजनल रूरल बैंक इस ईयर में बनी थी। तो व्हेन डिड द रीजनल रूरल बैंक्स, जो हमारे आपके ग्रामीण बैंक होते हैं, जिसके अभी पेपर होने वाले हैं, आरआरबी, ये आरआरबी एनटीपीसी वाला नहीं है, ये आरआरबी बैंक वाला आरआरबी है। यस 1975। और आपको दिन भी बता देते हैं, गांधी जी की बर्थडे होती है 2 अक्टूबर 1975। डेट इज 2 अक्टूबर 1975। स्वच्छ भारत अभियान भी यहीं चालू हुआ था, और माननीय जी लाल बहादुर शास्त्री जी की बर्थडे होती है इसमें। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री भी एक अच्छी पर्सनालिटी है, उनकी बर्थडे भी हमारी इसी दिन हमारी सेलिब्रेट करी जाती है, और इस दिन मेरे फादर की बर्थडे भी होती है। ठीक है, ओके, चलो जल्दी बताओ। एक कमेटी बनाई थी, किस कमेटी से आरआरबी बनी थी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कमेटी जिससे आरआरबी बनी थी हमारी। सब चीजें डोंट वरी, मैं आपसे इंटरेक्ट होने वाला था, तो ये चीजें देखिए, आरआरबी की कमेटी क्या थी जिससे आरआरबी बनी थी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कमेटी। मैं बता दूं, नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हन कमेटी में के तहत आरआरबी बनी थी यहाँ पे। क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस, बैंकिंग में भी आ जाते हैं और इसी में भी पूछ जाता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी द आरआरबी इज आर फॉर्म। तो आपका आंसर होगा नरसिम्हन कमेटी इज द नेम ऑफ दैट कमेटी बाय विच आरआरबी आर फॉर्म। आरआरबी को बनाया गया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरआरबी, आरआरबी क्यों बनाई गई, उसका ऑब्जेक्टिव बता सकता है कोई, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, बैंकिंग ऑब्जेक्टिव इज सेक्टर, रूरल एरिया में बैंकिंग सेक्टर डेवलप। कंट्रोल कौन करता है इसके ऊपर, रूरल डेवलपमेंट इसके लिए बेसिकली कंट्रोल कौन करता है, विच इंस्टीट्यूशन स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और नाबार्ड,
इट्स नबार्ड मानसी। नबार्ड का पेपर भी होता है ग्रेड ए ग्रेड बी का, ठीक है। नबार्ड के भी पेपर होते हैं, तो नबार्ड कंट्रोल करती है बेसिकली। नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड, जो कि 1982 में बनी थी बेसिकली, तो उसको रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये सारी चीजें हैं बेसिकली जो पूछी है। 5 जगह है हमारी रूरल बैंक्स, बता दूं, मुरादाबाद में है, बता देता हूँ कहाँ कहाँ ये रूरल रूरल बैंक 5 जगह है मेन, ठीक है। फिर उसके बाद मुरादाबाद के बाद सबसे पहली खुली थी मुरादाबाद में, जिसका नाम क्या था, प्रथमा बैंक, पता है ना आपको। फिर हमारे कहाँ पे, योगी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर, यूपी, यूपी गोरखपुर में, गोरखपुर में थी। फिर उसके बाद भिवानी में, भिवानी हरियाणा, ठीक है, जयपुर में। ये आप लोग को पता होना चाहिए यार, कल को आप आरआरबी के अंदर रिक्रूट हो गए तो यू हैव टू नो दीज थिंग्स। और मालदा, वेस्ट बंगाल, ये 5 प्लेसेस आर देयर, मुरादाबाद, गोरखपुर, भवानी, भिवानी, जयपुर और मालदा। दीज आर द 5 सिटीज। इसमें आरआरबी, पहले आरआरबी 5 प्लेसेस पे आपकी खुली थी आपकी। और 1987 के बाद से कोई भी आरआरबी नहीं खुला है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर कितने आरआरबी बैंक हैं, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। One of my student are going has gone for the interview, had gone for the interview, and the interviewer asked the question from that, how many RRB banks are in India? तो बता सकता है, ये 5 जगह तो हैं, 5 जगह स्टार्टिंग में खुली थी, मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर और मालदा। हाउ मैनी से इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी रीजनल रूरल बैंक्स आर इन इंडिया, वो उसी का इंटरव्यू देने गया था, सिंपल सा। 1987 के कोई भी रीजनल रूरल बैंक नहीं खुला। नो श्रेयांश, नो। 50 समथिंग है, सही बताओ व्हाट इज एग्जैक्ट। हिंट दू, प्लीज स्टॉप, डोंट सी एनी इंटरनेट, डोंट यूज द इंटरनेट, आई एम जस्ट गिविंग द हिंट, यू हैव टू जस्ट प्रेडिक्ट इट। ओके, हिंट देता हूं, एक मिठाई होती है, अगर आप लोगों ने खाई हो, उस मिठाई के नाम पे है वो काउंट। एक मिठाई होती है जिसके नाम पे होती है, भोग आता है उसके नाम पे, भोग, भोग 50 55 नहीं है, 45 नहीं है, छप्पन भोग भोग, भोग भोग, 56 56 भोग, यस, इट्स 56। 56 इज अ टोटल रीजनल बैंक इन इंडिया। 56 भोग सुना है। मिठाई भी खिला दी सर, ब्रश तो करा नहीं अभी सुबह सुबह, आपने मिठाई भी खिला दी हमें। हाँ, 56 भोग। हाँ, तो 56 रीजनल रूरल बैंक्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। अभी 1987 के बाद से कोई भी रीजनल रूरल बैंक्स अभी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मुझे बताना फटाफट, ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ, ये रीजनल रूरल बैंक्स तो खुल गए, ठीक है, इसमें आरआरबी बैंक के अंदर सेंट्रल की कितनी हिस्सेदारी होती है, कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होती है। ये नहीं होता कि पूरे एक ही जने ने खोल दी पूरी, इसमें हिस्सेदारी होती है। रीजनल रूरल बैंक जो खुलती हैं उसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होती है, सेंट्रल की हिस्सेदारी होती है, स्टेट की हिस्सेदारी होती है, और कुछ स्पॉन्सर्ड बैंक्स होते हैं उनकी भी हिस्सेदारी होती है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आरआरबी पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, इसमें अलग अलग हिस्सेदारी होती है, क्योंकि ये सेंट्रल रीजन पे भी आती है, ठीक है। सेंट्रल की हिस्सेदारी होती है 50%, यस, शियांश यू एब्सोल्युटली राइट। सेंट्रल की हिस्सेदारी होती है कितनी इसमें, 50%। स्टेट की कितनी हिस्सेदारी होती है, जो पेपर में पूछ जाता है, स्टेट की होती है 15% हिस्सेदारी होती है इसमें, क्योंकि इन सब बैंकों में हिस्सेदारी जरूरी होती है। बाकी बैंकों में तो गवर्नमेंट कर सकती है। अगली होती है स्पॉन्सर बैंक्स, कुछ बैंक क्या होती है, स्पॉन्सर बैंक होती है जो प्रमोटर होते हैं। स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी होती है 35%। कभी कभी पूछ लिया था इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन, इस तरीके से हिस्सेदार होती है। अगर कोई भी आरआरबी बैंक खुलनी होती है तो आरआरबी बैंक खुलने के लिए कैपिटल में जो कैपिटल आती है, जो पैसा आता है, जो पूंजी आती है, उसमें 50% हिस्सेदारी सेंट्रल की होती है, 15% स्टेट की होती है, और स्पॉन्सर्ड बैंक जो होते हैं, जो अलग बैंक होते हैं, ठीक है, वो इसकी होती है।
अच्छा, किस बैंक की मैक्सिमम, अब आप मैं आपसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछूंगा, किस बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस इंटरनेशनल लेवल पे हैं? विच बैंक हैविंग मैक्सिमम ब्रांचेस एट इंटरनेशनल लेवल? कौन सा बैंक है वो तो इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा इसकी ब्रांचेस हैं? यस, बैंक ऑफ बड़ौदा। मानसी और एब्सोल्युटली राइट, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो श्रेयांश, अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की एक टैगलाइन पढ़ी होगी, इंडिया इंटरनेशनल बैंक की टैगलाइन में लिखा होता है, टैगलाइन भी आ जाते हैं कभी, व्हाट्स द टैगलाइन ऑफ दिस बैंक? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक लिखा होता है उसकी टैगलाइन में, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इसका मतलब समझ जाओ कि सबसे ज्यादा इसकी शाखाएं, हाँ, उनकी टैगलाइंस देखो। मैं टैगलाइंस भी आपको एक दिन ट्रिक बताऊंगा, टैगलाइंस की, टैगलाइंस को याद कैसे करा जाता है, टैगलाइंस जो होती है उनकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी में नहीं पूछता, एसएससी में तो एसबीआई की पूछता ज्यादा नहीं, लेकिन बैंक में टैगलाइन जरूर पूछ लेता है। बैंक में हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है और टैगलाइन भी पूछ लेता है। ये टैगलाइन जरा बताओ किस बैंक की है, इट इज अ टैगलाइन ऑफ विच बैंक? क्योंकि ये सब लेटेस्ट है यार। You have to see, you have to see. Whenever you are passing away from any bank, you have to just see the board of any bank which is written here that there is a tagline of this bank. You have to see in a regular way. That is a question maybe asked the examiner from you. ठीक है? अच्छा, कौन सा सबसे, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सा फॉरेन बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस इंडिया में है? विच फॉरेन बैंक ब्रांच मैक्सिमम इन इंडिया? बताओ। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। फॉरेन बैंक ब्रांचेस मैक्सिमम इन इंडिया। किस फॉरेन बैंक की ब्रांचेस, किस विदेशी बैंक की शाखाएं सबसे ज्यादा इंडिया में, भारत में? नो, एचएसबीसी नहीं है, नॉट एचएसबीसी। हांगकांग शंघाई बैंक नहीं है, इट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जानते हो, सुना होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, चार्टर्ड सबसे ज्यादा बैंक ब्रांचेस हैं इंडिया में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। यूके की बैंक है बेसिकली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अच्छा, एचएसबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? एचएसबीसी का हेडक्वार्टर खुशी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस है इंडिया में, फॉरेन बैंक की। एचएसबीसी का हेडक्वार्टर चाइना ना बता देना, हांगकांग शंघाई चाइना ना बता देना, लंदन में है। एसबीआई की टैगलाइन बताओ, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ एसबीआई? देखते हैं कौन बताता है, मुझे तो याद नहीं है भाई, बता दो तुम लोग। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ एसबीआई? योर बैंकिंग सोल्यूशन। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ एसबीआई? गूगल सर्च हो रहा है सबका? अपनों का बैंक। गुड, ये मिला सर। सही है क्या अपनों का बैंक? राइट और रॉन्ग चेक कर लो। अपनों का बैंक, ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, स्मार्ट मनी क्या होता है? स्मार्ट मनी क्या होता है? व्हाट इज स्मार्ट मनी? स्मार्ट मनी किसको कहते हैं? किस कार्ड को स्मार्ट मनी कहा जाता है? हाँ, डिजिटल जो होता है, क्रेडिट कार्ड। हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसको स्मार्ट मनी कहा जाता है।
जानते हो ना क्रेडिट कार्ड के बारे में? आप शॉप नाउ पे लेटर। क्रेडिट कार्ड मीन्स शॉप नाउ, अभी खरीदो लेकिन पैसे बाद में पे करो। क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी बोला जाता है। और प्लास्टिक मनी कौन सी होती है? बेसिक थिंग्स है, ये पता होना चाहिए आपको। प्लास्टिक मनी, दिस थिंग इज अ प्लास्टिक मनी। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी भी कहलाते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी को, यस, डेबिट कार्ड कहलाता है आपका। जो डेबिट कार्ड वगैरह होता है ना, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, दैट इज कॉल्ड अ प्लास्टिक मनी। हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बार बताओ, आप लोग जानते हो सीवीवी नंबर, ये सीवीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड यू हैव टू नो द फुल फॉर्म ऑफ दैट। सीवीवी नंबर मुझे शेयर करो, ये 3 डिजिट का होता है। वो कार्ड के पीछे किसी को शेयर मत कर देना धोखे से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवीवी? क्या है ये सीवीवी? भाई ये ऐसी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है पेपर में। यस, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। यस खुशी, यू आर राइट। ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हो तुम लोग? डाउट में होते हो क्या? लिख दिया करो सीधा, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगर मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, लिख दिया करो, ऐसे की तैसी देखा जाएगा, दिखा देंगे बिल्कुल सही। डाउट सर, डाउट नहीं रखो, डाउट की तो गड़बड़ कर देता है। ठीक है, कार्ड वेरिफिकेशन, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सीवीवी नंबर, क्योंकि फुल फॉर्म पूछ ली जाते हैं। यू हैव टू नो द फुल फॉर्म। एटीएम की फुल फॉर्म तो सबको पता है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑल टाइम मनी भी कहते हैं, लेकिन ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगा के आएगा, क्योंकि फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ऑटोमेटेड टेलर machine. You have to know the basic full form of this thing. You have to know the full form of UPI. What is the full form of UPI? These are the basic terminologies. Unified Payment Interface. These are the thing, terminologies are used. What is the full form of BHIM? BHIM की full form क्या है? अबे छोटा भीम नहीं है ये, वो नहीं समझ लेना। भीम ऐप आती है। बताओ भीम की ऐप की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। यस, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है। अच्छा बताओ आरटीजीएस की फुल फॉर्म, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा अभी ये। आरटीजीएस की फुल फॉर्म ये सब पता होने चाहिए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम, हालांकि पढ़ाऊंगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस हो गया। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये सब फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर क्लास आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी भी नेक्स्ट क्लास भी होगी। ठीक है, ओके। हाँ यस, अभी बाइंड अप करते हैं। ओके चलो, बाय क्लास, टेक केयर। कोई डाउट तो नहीं, सबको क्लियर है ना? तो लगा क्लियर ना? एनी डाउट तो शेयर कर सकते हो। ओके बाय बाय क्लास, क्लियर। ओके बाय, टेक केयर ऑल।